हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 17 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम लोग रोज डेली बेसिस पे कोट डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको वो कोट नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन हाँ एक बात याद रखना है आपको कि जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं एंड ये आप भी महसूस करते होंगे, लेकिन इस अप एंड डाउन को हमेशा एक पॉजिटिव वे में आपको लेकर चलनी है। बिकॉज ये अप एंड डाउन आपकी वीकनेस एंड आपके स्ट्रेंथ को हाईलाइट करती है। एंड जो व्यक्ति अपने वीकनेस एंड हाई स्ट्रेंथ को समझने का कोशिश करता है तो डेफिनेटली वो बहुत सारी समस्याओं को अपने तरीके से आसानी से उसको डील करने में, उसको सॉल्व करने में एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी के रूप में उभरता है। सो हमेशा इन अप एंड डाउन को एज ए स्ट्रेंथ मान के आपको चलना है और आगे बढ़ते रहनी है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो माइंड है वो एक प्रकार से ड्यूअल नेचर का है। ड्यूअल नेचर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये आपको सही समय में सही बातें प्रोवाइड करती है और आपको अच्छा भी आता है, और समय कभी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होगा तो यही माइंड आपके जो है निगेटिव बातें डालने का भी प्रयास करती है। लेकिन आपको यही बात समझनी है कि जब ऐसी स्थिति आए तो आपको हमेशा आशावान रहना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढते रहनी चाहिए। बिकॉज तभी जाके वीक स्थिति में या फिर जब समय ठीक नहीं है तो ये जो आपके आशावादी वाले विचार हैं, हमने एथिक्स में भी डिस्कस किया, यही सब आपको मजबूत और आपकी समस्याओं को सॉल्व करने में मदद करते हैं, जिसको हम कहते हैं पेशेंस, टॉलरेंस, है ना, एंड आपका कंसाइंस। ये सब कुछ प्रिंसिपल जो हमने एथिक्स में डिस्कस किए थे। और अगर आपने एथिकल लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप विजिट कर सकते हो। हम लोग डेली बेसिस पे अप्रोक्स 1 आवर का लेक्चर सीरीज डाल रहे हैं और आप लोग उसे एंजॉय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के इस आर्टिकल में हम लोगों ने 6 बातें या 6 टॉपिक डिस्कस करनी है। पहला है आपका लिविंग रोबोट के बारे में। यस, आपने सही सुना, लिविंग रोबोट। अब ये लिविंग रोबोट के बारे में तो हमने सुना कि भाई साहब ये जो है आपके चिपसेट पे काम करता है, मशीन पे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। लिविंग रोबोट क्या है? तो लिविंग रोबोट जो है स्टेम सेल्स से बनाए जाते हैं। सेल्स आपको ही पता है लिविंग थिंग्स होते हैं, और यही जब सेल्स का इस्तेमाल करके रोबोट बनाया जाएगा तो वो लिविंग रोबोट कहलाएगा। अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनका क्या सिग्निफिकेंस होगा वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग सिलेबस में ध्यान देते हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है जीएस पेपर 3, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, इसके अंतर्गत आएगा। तो पहली बात तो यही कि जेनोबोट्स आपने प्रीलिम्स के लिए सुना भी होगा। ये वर्ल्ड का पहला लिविंग रोबोट है और इसे बनाया गया है जो अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग है, जिसका साइंटिफिक नेम जेनोपुस लेविस है, उनके स्टीम शेल्स से बनाया गया है। एंड दैट्स वाई इसका नाम जेनोबोट इसी के साइंटिफिक नेम से पड़ा है। नाम देख सकते हो जेनोपस, ठीक है। एंड अगर हम बात करें जेनोबोट के फीचर की तो ये साइज में 1 मिलीमीटर से कम होते हैं, एंड इट कैन मूव, इट कैन वॉक टुगेदर इन ग्रुप्स। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसको कुछ डैमेज होती है तो ये सेल्फ हील भी कर सकते हैं। जैसे हमारे जो शरीर है, कभी चोट लग गई, कुछ नुकसान हो गया तो वी कैन ऑल्सो सेल्फ हील, उसी प्रकार से जो जेनोबोट है वो सेल्फ हील कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं स्टीम सेल्स की तो अच्छे से प्रीलिम्स के लिए याद रखना है ये अनस्पेशलाइज्ड शेल होते हैं। अब ये जो शेल होते हैं ना, जिसको कहते हो आप फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपके स्पेशलाइज्ड शेल
एंड दूसरा अनस्पेशलाइज्ड सेल। ये जो स्पेशलाइज्ड सेल होंगे ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में तब्दील होंगे। जैसे कोई सेल होगा जो आपका एक्सक्लूसिवली लंग्स बनाएगा, कोई सेल होगा जो एक्सक्लूसिवली आपका हार्ट बनाएगा, कोई सेल होगा जो एक्सक्लूसिवली आपके लीवर या पैनक्रियाज बनाएंगे। तो वो सब हो गए आपके स्पेशलाइज्ड सेल। अनस्पेशलाइज्ड सेल यानी कि वो सेल जो डिफरेंट ऑर्गन में तब्दील हो सकता है, आपका डिफरेंट ऑर्गन में इवॉल्व हो सकता है। तो वही मैंने आपको बताया कि जो स्टेम सेल्स हैं ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं और इनकी क्षमता होती है कि ये डिफरेंट सेल टाइप्स में तब्दील हो सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस फील्ड में काम किया, अब एक नया तरीका बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन का खोज निकाला है जो बहुत ही भिन्न है, डिफरेंट है फ्रॉम एनी एनिमल और प्लांट जो ट्रेडिशनली अकर करती हैं। और इस न्यू फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन की मदद से ही फर्स्ट एवर सेल्फ रेप्लिकेटिंग लिविंग रोबोट्स बनाया जा रहा है। एंड अब इस तरीके के बारे में हम जाएं, यानी कि जो न्यू फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन है क्या है, तो बेसिकली इस के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कितना ज्यादा डीप होने लगा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा सो दैट जो ये नए जेनोबोट्स बनेंगे, क्रिएट होंगे, उसको न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म का दर्जा मिलेगा बिकॉज इट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो यूज होती हैं ट्रेडिशनल एनिमल्स या प्लांट्स में। दैट्स वाई ये न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच विल बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग लिविंग रोबोट्स। एंड फिर आप देख सकते हो क्लोनिंग में क्या होता है। क्लोनिंग में बेसिकली जो कॉपी पेस्ट आप मान सकते हो, है ना। क्लोनिंग में अगर लेट से कोई इंडिविजुअल है, उसका जो डीएनए उसका इस्तेमाल आइडेंटिकल कॉपीज बनाने के लिए किया जाता है जो सेम इंडिविजुअल के तरह आपको दिखेगा, फंक्शन करेगा। लेकिन ये जो आपके सेल्स हैं जो डिफरेंट एम्ब्रॉयज से हार्वेस्ट किए जाएंगे, मैं जेनोबोट्स की बात कर रहा हूं, दीज सेल्स विल बी हार्वेस्टेड फ्रॉम डिफरेंट एम्ब्रॉयज एंड उसके माध्यम से ऑर्गेनिज्म को क्रिएट किया जाएगा। और ये जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होंगी ये अपने पेरेंट स्पीसीज की तरह नहीं दिखेंगी, नहीं फंक्शन करेंगी, है ना। दैट विल नॉट रिजेंबल देयर पेरेंट स्पीसीज। सो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब बात करते हैं जो यूपीएससी के लिए क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, पोटेंशियल एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है जेनोबोट्स का। तो इसके डिफरेंट डायमेंशन में, डिफरेंट सेक्टर में इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के फील्ड में अगर प्लास्टिक पॉल्यूशन जो कि एक बिगेस्ट समस्या है एनवायरनमेंट के लिए, उसको क्लीन अप करने के लिए ये जेनोबोट्स इस्तेमाल हो सकते हैं बोथ इन सी एंड ऑन लैंड। एंड इतना ही नहीं, अगर ये जो आपके जेनोबोट्स है मैमोलियन स्टेम सेल यानी कि मैमल के स्टेम सेल से बनाए जाते हैं, तो ये जो जेनोबोट्स है अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस वे में कि वो लेंसेस भी बना सकती हैं। और आप समझ सकते हो अगर ये अचीवमेंट हासिल हो जाती है तो जो बेचारे जिनकी विजन कम हो गई है या विजन लॉस हो गई है तो उनके विजन को भी रीस्टोर करवाने में ये मदद करेगा। तीसरा है टू क्लीन अप द प्लेक दैट कॉजेज हार्ट ब्लॉक्स, यानी कि वो समस्याएं जिसके कारण हार्ट ब्लॉक या फिर ब्रेन डैमेज होती हैं, तो उन सब इश्यूज को भी ये क्लीन अप कर सकता है एंड हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर, ब्रेन डैमेज से बचा सकता है। एंड इसको प्रोग्राम भी किया जा सकता है कि अगर कोई कैंसर सेल्स है जो बढ़ती जा रही है तो उस कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको अटैक कर सकता है। तो अगर हम देखें हेल्थ के फील्ड में एक प्रकार से ये रिवोल्यूशन है ना। बहुत सारे जो सेल्स हैं जो मनुष्य को डिस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, मनुष्य के हेल्थ को प्रभावित करते हैं, उन सेल्स को ये किल करके उस डिजीज से मुक्ति दिला सकता है।
तो ये हमने फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ऑन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो ये न्यूज तो आप बार बार सुन रहे होंगे पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, लेकिन इस बार न्यूज इसलिए आई है क्योंकि जब पहली बार ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पेश की गई थी तो इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया था इसके डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है इन्होंने 2019 से ही इस पर कॉम्प्रिहेंसिव डेलिब्रेट डिस्कशन एनालिसिस किया एंड इतना ही नहीं, उनको एक्स्ट्रा समय की भी जरूरत थी सो दैट और ज्यादा प्रॉपर डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप एनालिसिस इस बिल का किया जा सके। दैट्स वाई आपने बहुत बार सुना होगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल को गहराई से एनालिसिस करने के लिए सेवरल एक्सटेंशन भी मांगे थे अपने रिपोर्ट को सबमिट करने में, लेकिन अब इन्होंने ये रिपोर्ट दिया है। तो इसके बेसिक के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 2 है वो आप देख सकते हो, मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल नंबर 2 इधर आपका हो गया, जहां पे आपका आर्टिकल नंबर 2 पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चरिंग, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेज, इश्यूज रिलेटेड टू इट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इससे भी रिलेट कर सकते हो, मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड वल्नरेबल सेक्शन, बिकॉज ये प्राइवेसी का भी इश्यू है, पर्सनल डाटा का भी इश्यू है, तो यहाँ से भी आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया कि ये जो पीडीपी बिल है यानी कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, हम हैं, आप हैं, हमारे और आपके पर्सनल डाटा होते हैं, है ना, वो इंटरनेट पर लीक ना हो जाए, या फिर हम जो डाटा शेयर करते हैं कंपनीज के साथ, फेसबुक के साथ, या फिर आपके पेमेंट गेटवेज के साथ, तो उन डाटा का प्रोटेक्शन रहे, उन डाटा का एक्सप्लॉयटेशन किसी थर्ड पार्टी के द्वारा ना हो, उसके लिए प्रॉपर डाटा होनी जरूरी है, प्रॉपर डाटा प्रोटेक्शन लॉ होनी जरूरी है। तो ये उसको इंश्योर करता है। साथ ही साथ एक फ्रेमवर्क भी क्रिएट किया जाएगा इस डाटा के तहत, इस डाटा बिल के तहत, कि अगर पर्सनल डाटा को प्रोसेस करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, कितने समय तक इस्तेमाल करना है कंपनीज के द्वारा, तो वो फ्रेमवर्क बताएगा। साथ ही साथ डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश की जाएंगी इस बिल के तहत। एंड अगर हम बात करें क्या की रिकमेंडेशंस पेश की गई हैं इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, तो आप इस रिकमेंडेशन को अच्छे से समझ लो। पहली बात तो ये जो आपका पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो नाम दिया गया है, इस नाम को बदलकर डाटा प्रोटेक्शन बिल रख दिया जाए, है ना, यानी कि पर्सनल हटाकर डाटा प्रोटेक्शन बिल रख दिया जाए। और इतना ये भी कहा गया है, ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल होगा ये पर्सनल और नॉन पर्सनल डाटा दोनों को गवर्न करेगा। दैट्स व्हाई पीडीपी के जगह पर डीपीबी करने की बात कही गई है, बिकॉज देयर विल बी ए सिंगल डीपीए यानी कि डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी फॉर पर्सनल और नॉन पर्सनल डाटा रिलेटेड इश्यूज। एंड इतना ही नहीं, गवर्नमेंट को यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी पर्सनल डाटा या फिर सेंसिटिव डाटा शेयर किए जाते हैं फॉरेन एंटिटीज के साथ, उसका एक मिरर कॉपी भारत में रखना पड़ेगा, भारत को प्रोवाइड करना पड़ेगा, अलोंग विद कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस के दौरान क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो को अगर रेस्ट्रिक्ट किया जाता है तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस इसमें करी जाएं। तो देख सकते हो, गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर ए मिरर कॉपी ऑफ सेंसिटिव एंड पर्सनल डाटा विद फॉरेन एंटिटीज अलोंग विद, अगर सर्टेन सर्कमस्टांसेस में क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो को रेस्ट्रिक्ट भी किया जाए तो उसके भी प्रोविजंस होने चाहिए। एंड ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहाँ याद रखना है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो इंटरमीडियरीज के रूप में एक्ट नहीं करते हैं, इंटरमीडियरीज का एग्जांपल अगर हम बताएं तो फेसबुक है, ट्विटर है, ये क्या करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन सीकर है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं और ये एक इंटरमीडियरीज के रूप में काम करते हैं, है ना। लेकिन ये बात भी ध्यान रखने की बात है कि जो सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो इंटरमीडियरीज के रूप में एक्ट नहीं करते हैं उसको भी पब्लिशर के रूप में ट्रीट किया जाएगा एंड उसको भी अकाउंटेबल ठहराया जाएगा अगर
कोई भी कंटेंट वो होस्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ना। एंड अगर कोई डाटा लीक होता है तो जो डीपीए है यानी कि जो आपका डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इनको नोटिफाई किया जाए 72 घंटों के भीतर भीतर कि अगर किसी कंपनी में डाटा ब्रीच हुआ है, सो दैट जो उससे रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता चल सके ब्रीच के बारे में और वो अवेयर हो सके, ठीक है। एंड जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के वेरियस हेड हैं उनको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा डाटा ब्रीच का, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म बनेगा आपका कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, हो सकता है उसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत अगर कोई डाटा ब्रीच हो जाता है तो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होंगे उसको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा डाटा ब्रीच का, ये आप क्रिटिसिज्म के रूप में ऐड कर सकते हो। एंड साथ ही साथ जो डाटा फिड्यूशरीज हैं, एंड डाटा फिड्यूशरी की बात करें तो डाटा फिड्यूशरी वैसे एंटिटी होंगे जो स्टोर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डिफाइन करते हैं कि भाई साहब डाटा की प्रोसेसिंग का तरीका क्या होगा, है ना। तो ये होते हैं डाटा फिड्यूशरीज। तो जो डाटा फिड्यूशरीज जो एक्सक्लूसिवली चिल्ड्रन का डाटा को डील करते हैं, चिल्ड्रन से रिलेटेड डाटा को डील करते हैं, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा इस डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास। तो ये हमने पूरा इश्यू देखा। एंड कुछ की टर्म्स आपको पीडीपी बिल में याद रखने हैं, जैसे डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग वो एंटिटी होंगी जो प्रोसेस करेंगे उन सारे डाटा को जो डाटा फिड्यूशरी के द्वारा कलेक्ट किया गया है। एंड डाटा फिड्यूशरीज के बारे में हमने बात भी कर लिया कि डाटा फिड्यूशरीज वो एंटिटी होंगे जो स्टोर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे डाटा को, एज वेल एज डिफाइन भी करेंगे द परमिटेड क्राइटेरिया, द वेज कि कैसे डाटा की प्रोसेसिंग करनी है। डाटा प्रिंसिपल कौन होगा? तो डाटा प्रिंसिपल वो व्यक्ति जिसका डाटा बिलोंग है, यानी कि जिसका डाटा लिया जा रहा है ना, वो हो गया डाटा प्रिंसिपल। एंड पर्सनल डाटा का मतलब आपको पता है, वो डाटा जो उसके आइडेंटिटी से रिलेटेड है, अगर ये लीक हो जाए तो उसके आइडेंटिटी पर प्रभाव हो सकता है, उसके जो पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, उस पर असर आ सकती है। तो ये सब आपके पर्सनल डाटा में आ जाएंगे। नॉन पर्सनल डाटा में जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीगेटेड डाटा थ्रू विच इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, तो ये नॉन पर्सनल डाटा हो जाएंगे, ठीक है। पर्सनल डाटा के माध्यम जैसे बायोमेट्रिक हो गया, जैसे आपका फिंगरप्रिंट हो गया, जैसे आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड हो गया, ये सब आपका पर्सनल डाटा है ना। तो ये सब कुछ की टर्म्स है पीडीपी बिल में। नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। ये आपको ये पता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो लाई गई थी वो 2002 में लाई गई थी, है ना। अब इतने साल हो गए हैं और एनवायरमेंटल कंसर्न्स चूंकि काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत थी और उसी को ध्यान में रखते हुए ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पेश की गई है लोकसभा में। तो सबसे पहली बात तो हम सिलेबस को ध्यान में रखते हैं। तो ये जो सिलेबस है आपका, इट विल डील विद द टॉपिक कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसके अंतर्गत आपका ये आएगा। तो अगर हम बात करें बेसिक्स की, तो ये जो बिल है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 उसको अमेंड करेगा, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब जो आपके इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंतर्गत जो डिफरेंट स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं, उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, उसको कंजर्व करना, उसको एक्सप्लॉयटेशन से रोकना, ये सब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक पिलर है ना। और उसी को सेफगार्ड करने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 लाई गई थी, ठीक है। तो इसे अमेंड करेगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को। साथ ही साथ ये भी इंश्योर करेगा कि जो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग हो बेनिफिट्स का विच इज अराइजिंग आउट फ्रॉम द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो कोई बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से कुछ भी अगर बेनिफिट्स निकल कर आ रहा है तो इक्विटेबल एंड फेयर शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स हो सके विद द इंडिजीनियस एंड लोकल कम्युनिटीज, बिकॉज ये जो इंडिजीनियस और लोकल कम्युनिटीज हैं बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, है ना। तो जो भी बेनिफिट हो वो इनको भी ट्रांसफर हो। साथ ही साथ ये जो एक्ट है, यानी कि जो बिल जब एक्ट बनेगा तो जो आपका CBD यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड नगोया प्रोटोकॉल का जो
ऑब्लिगेशंस है उसको भी फुलफिल करेगा, बिकॉज इनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो इस बिल में डाले जा रहे हैं। क्या की अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है इसको आप अच्छे से ध्यान रखना कि आज के समय में आपको पता है कि जो मेडिसिनल प्लांट्स है उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज हेल्थ कंसर्न्स, डिजीजेज ये सब बढ़ती जा रही है। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि जो प्रेशर है मेडिकल प्लांट्स के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इन एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के लिए इनका कल्टीवेशन इनकरेज किया जाए, ऐसे प्लांट्स, ऐसे मेडिकल प्लांट्स का कल्टीवेशन इनकरेज किया जाए। Along with फास्ट ट्रैकिंग हो रिसर्च का, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस में तीव्रता आए एंड रिसर्च रिजल्ट्स जो भी निकल कर आए उसका फास्टर ट्रांसफर हो, सो दैट जल्द से जल्द जो इनके रिलेटेड इनपुट्स हैं, रिसर्च आउटकम है उसका हेल्थ केयर में इस्तेमाल हो सके। एंड साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जो रजिस्टर्ड आयुष मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स है ना, रजिस्टर्ड आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड साथ ही साथ ऑल द पीपल जो एसेस करेंगे कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज को, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो अगर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कुछ सर्टेन डिफाइंड पर्पस के लिए एसेस करते हैं तो उनको प्रायर इंफॉर्मेशन, प्रायर इंटीमेशन देने की जरूरत नहीं होगी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को। ठीक है। एंड नेक्स्ट की अमेंडमेंट्स क्या प्रपोज की गई है, तो जो पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको ज्यादा और सिंप्लीफाई किया जाएगा। ठीक है, सो दैट जो लोकल कम्युनिटीज हैं एंड जो टाइमली मैनर में पेटेंट क्लियर हो जाए, इन सब के इश्यूज को एड्रेस किया जाए। साथ ही साथ वाइडन द स्कोप ऑफ लिविंग द एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग विद द लोकल कम्युनिटीज। एंड ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि बहुत सारे प्रोविजंस बायोडाइवर्सिटी एक्ट में ऐसे हैं जो इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल टर्म प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें एक ये अमेंडमेंट निकल कर आई है कि सर्टेन प्रोविजंस जो इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड करता है किसी वायलेटर को, तो उस इम्प्रिजनमेंट की जगह पर फाइन से रिप्लेस कर दिया जाए एंड जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर हो वो डिटरमाइन करे पेनल्टीज को। ठीक है, तो ये हमने कुछ इश्यूज देखे। नेक्स्ट वी मूव टू द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने रिपोर्ट रिलीज किया है ऑन द स्टेट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन इंडिया। सबसे पहली बात तो हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये जो कीवर्ड है FLN, ये क्या होता है इसको समझेंगे और क्या स्टेटस है भारत में, और FLN क्यों सिग्निफिकेंस है भारत के लिए, भारत के चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, वो भी देखेंगे। एंड इसकी कमी के कारण क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो 2-3 इश्यू इसके अंतर्गत कवर हो जाएंगी आपकी। एंड सबसे पहली बात तो हम सिलेबस में आ जाते हैं, तो देख सकते हो जो आपका आर्टिकल नंबर 4 है वो इश्यूज रिलेटेड टू सोशल सेक्टर्स लाइक एजुकेशन है ना, इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर या सर्विसेज रिलेटेड टू एजुकेशन, इसके अंतर्गत कवर होगा। तो सबसे पहली बात तो ये फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी होती क्या है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की बात करते हैं तो वो बेसिक स्किल्स जो बच्चे में डाली जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, सो दैट वो अच्छे से रीड कर सके, राइट कर सके एंड कुछ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सके। यानी कि अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द एबिलिटी of a child to read, to understand the basic text of the textbook and even perform the single mathematical calculation, simple mathematical calculation by end of grade 3। यानी कि जब तक बच्चे ग्रेड 3 में आ जाएं तब तक बच्चे रीडिंग, राइटिंग एंड सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना सीख जाएं। ये बेसिक डेफिनेशन आप याद रख सकते हो FLN की। एंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में लाई गई थी एंड निपुण भारत गाइडलाइंस है, ये सब हाईलाइट करती हैं FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के सिग्निफिकेंस को। अगर हम बात करें क्या की हाईलाइट है, तो इस रिपोर्ट की कुछ की हाईलाइट ऐसे हैं कि जो स्टेट्स हैं एंड उनका जो परफॉर्मेंस है FLN के प्रति,
ऑफ द चिल्ड्रेन विच एज इज बिलो द 10 ईयर्स, उनके परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं, यानी कि इट प्रेजेंट्स एन इंडेक्स ऑफ ओवरऑल स्टेट ऑफ FLN अक्रॉस द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 ईयर। लेकिन ये याद रखना है आपको, ये जो आपका इंडेक्स तैयार किया गया है जिसके तहत FLN मेजर किया जाएगा अक्रॉस द स्टेट, 5 पिलर पर आधारित है। इसको सिंपली अगर हम कहें आपको कैसे यूज करना है कि अगर आपने FLN को स्ट्रेंथन करना है तो किस किस चीज पर फोकस करनी है, तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करनी है। एक्सेस टू एजुकेशन आपके राज्य में कितना बढ़िया है, कितना क्वालिटी वाला है, वो सब भी वन ऑफ द पिलर है। बेसिक हेल्थ प्रोवाइड की जाती है या नहीं, लर्निंग आउटकम्स क्या है, गवर्नेंस यानी कि इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, ये हो गया आपका गवर्नेंस, है ना। तो इन 5 पिलर पर इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है, बेसिक हेल्थ क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या है, गवर्नेंस क्या है। एंड टॉप स्कोरिंग रीजंस की बात करें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है केरला एंड वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है। अगर केरला तो बेसिकली आपके स्मॉलर स्टेट के अंतर्गत, अगर लार्ज स्टेट के अंतर्गत देखें तो वेस्ट बंगाल, है ना। लक्षद्वीप एंड मिजोरम ये टॉप स्कोरिंग रीजन है इन टर्म्स ऑफ यूटी एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट कैटेगरी। तो लक्षद्वीप आपका यूटी के टाइप में टॉप किया है एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट के कैटेगरी में देखें तो मिजोरम टॉप किए हैं FLN के क्षेत्र में। एंड ये भी हाईलाइट की गई है जो 5 पिलर जो जज करते हैं FLN को, सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस गवर्नेंस में देखने को मिला है। गवर्नेंस यानी कि इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज की बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन उस प्रोविजंस के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो सही नहीं हो पाती है। क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं तो ये सब याद रखो। बजट एलोकेशंस इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि FLN पर फोकस्ड इन्वेस्टमेंट हो, है ना। बजट एलोकेशन सिर्फ बढ़ाने से तो नहीं होगा, FLN पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, है ना, कि कैसे उनके लर्निंग आउटकम्स को एंड उनके जो रीडिंग स्किल्स हैं, कैलकुलेशन स्किल्स है वो बढ़ाए जा सके। अलोंग विथ अलाइनमेंट ऑफ सिनर्जीज बिटवीन मिनिस्ट्री, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ले लो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ले लो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ले लो, ये सब कॉमन इश्यूज पर वर्क करते हैं, है ना। तो इन सारे मिनिस्ट्रीज को कोऑपरेट करने की जरूरत है ना, इंटीग्रेटेड वे में वर्क करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल while डिजाइनिंग द करिकुलम एप्रोप्रिएट क्लासरूम्स, तो मिनिस्ट्रीज का सिनर्जीज, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। एंड 2 आंगनवाड़ी मॉडल की बात कही गई है, जिसके तहत जो 1 वर्कर होगा वो कंप्लीटली एजुकेशन कंपोनेंट को लिए वर्क करेगा और दूसरा जो होगा वो आपके अदर फंक्शंस रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। एंड साथ ही साथ करिकुलम को भी रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, बिकॉज करिकुलम पैटर्न जो है बहुत पुराने हो गए हैं। एंड करेंट कोविड सिनेरियो हाईलाइट करता है कि करिकुलम में चेंज किया जाए सो दैट एजुकेशन की जो एक्सेसिबिलिटी है ना, वो बढ़े। फॉर एग्जांपल डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए तो वो भी एक प्रकार से बेस्ट मेथड हो सकेगा एजुकेशन या फिर FLN को बढ़ावा देने में। इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव कि अगर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हमारे देश में अच्छी हो जाती है तो इससे बेनिफिट क्या होंगी, तो बेनिफिट आपको याद रखने हैं ये डायग्राम के मदद से। लोअर हेल्थ केयर कॉस्ट, है ना, तो हेल्थ केयर कॉस्ट पर कमी आएगी, चाइल्ड लेबर भी कम हो सकेगा। और चाइल्ड लेबर आपको भी पता है एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। along with अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो सकेंगी, इनोवेशन फोस्टर होगा, सोशली रेस्पॉन्सिबल पर्संस निकल कर आएंगे, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हायर इनकम, रिड्यूस्ड टीनेज प्रेगनेंसी, रिडक्शन इन क्राइम। तो ये सब आपको बेनिफिट इसी डायग्राम के अनुसार याद रखने चाहिए। तो इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स फ्रेंड टू मूव द नेक्स्ट आर्टिकल। गवर्नमेंट ड्रॉप्स क्लाउजेस फ्रॉम ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021। तो आपको ये पता है, अगर नहीं पता तो आप अच्छे से सुन लो कि जो आपके डिस्कॉम्स हैं वो काफी ज्यादा रेवेन्यू लॉसेज झेलते हैं, खासकर जो आपके स्टेट ऑन्ड डिस्कॉम्स है। और एक डाटा अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंबाइंड रेवेन्यू लॉसेस हैं सारे के सारे, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मिला दे तो फिलहाल तो ये 5 लाख करोड़ रुपए का है। 5 लाख करोड़ रुपया बहुत ही ज्यादा अमाउंट होता है एक डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया के लिए। और इसका मतलब ये जो डिस्कॉम्स है काफी ज्यादा हाई बर्डन में मौजूद हैं, हाई बर्डन झेल रहे हैं
और जाहिर सी बात है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर एंड इन्वेस्टमेंट पर होता है, ठीक है। एंड ये जो ड्राफ्ट बिल है जो लाई गई थी, आपको भी पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021, ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो 2003 का है उसको अमेंड करेगा सो दैट उन सारी इश्यूज को एड्रेस करे जिसने कॉमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जो वीकेन करके रखी है उस वीकनेस को दूर किया जा सके, सो दैट हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट आए एंड कॉमर्शियल एंटिटीज, प्राइवेट एंटिटीज का भी आगमन हो। तो हम देखेंगे कि प्रोविजन क्या है, लेकिन सबसे पहली बात हम सिलेबस में आ जाते हैं। तो देख सकते हो ये जो सिलेबस है आपका डायरेक्ट यहाँ पर कहा गया, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी इसके अंतर्गत है, ठीक है। तो ये की प्रोविजन की बात करें तो देख सकते हो आप, पहली बात तो पावर सेक्टर को डी लाइसेंस किया जाए। डी लाइसेंस करने का मतलब ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को भी इंटर करने का मौका दिया जाए सो दैट ये जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स है वो compete कर सके स्टेट ऑन्ड पावर डिस्कॉम्स को, बिकॉज कंपटीशन इज वन ऑफ द वे जिसके माध्यम से हम इफिशियंसी, परफॉर्मेंस एंड इन सबको इम्प्रूव कर सकते हैं, लॉसेस कम कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एम्पावर किया जाएगा, उसको पावर दी जाएगी कि वो नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी तैयार करे इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। एंड इतना ही नहीं, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्रिएट किया जाएगा कि अगर कोई डेफिसिट निकल कर आती है क्रॉस सब्सिडी प्रोवाइड करते वक्त, यानी क्रॉस सब्सिडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन पैसे ही नहीं बचे, तो फिर कैसे सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है वो बेसिकली इस डेफिसिट को मीट कर सकेगा। अलोंग विथ ये भी याद रखना है, फिलहाल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन फिक्स करने का वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वेरियस डिस्कॉम्स को टारगेट देती है कि भाई साहब आपको इतने मेगावाट रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर से खरीदनी है, लेकिन इस प्रोविजन के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप देख सकते हो शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट कमीशंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कुछ स्टेट्स ने इश्यूज, कंसर्न्स रेज किए थे इस बिल के सर्टेन प्रोविजंस को लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट प्लेयर्स का अगर आप एंट्री करते हो तो इसके कारण चेरी पिकिंग हो जाएगा। चेरी पिकिंग यानी कि मान के चलो कि उन क्षेत्र से जहां पर इस डिस्कॉम्स को या फिर प्राइवेट प्लेयर्स को पैसे आना, रिटर्न्स आना ज्यादा प्रॉफिटेबल लगेगा तो वहां पर ये इन्वेस्ट करेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी टाइमली वे में सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें जो रेसिडेंशियल है, एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स हैं, है ना, कभी कभी यहाँ जो है रिटर्न आने की संभावनाएं दिक्कत हो जाती हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगी, तो ये दिक्कत होता है। चेरी पिकिंग का मतलब हम चेरी पिक कर दिया, बाकी सबको छोड़ दिया, है ना। तो इसके कारण क्या होगा कि वो जो पावर तो सप्लाई करेंगे लेकिन ओनली कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, नॉट द रेसिडेंशियल एंड एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स, ठीक है। एंड हायर पेनल्टीज भी रखी गई हैं अगर कोई जो डिस्कॉम है वो फेल हो जाता है टू मीट द रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, तो ये भी एक कंसर्न की बात है। एंड साथ ही साथ रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स का जो रिक्वायरमेंट है एंड स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का जो रिक्वायरमेंट्स है, ये इंस्ट्रक्शंस जो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के द्वारा दी जाती है उनको फॉलो करे। एंड अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कुछ सेवरल क्लॉजेज जो स्टेट गवर्नमेंट ने रेज की थी उसको वो ड्रॉप डाउन करेंगे, है ना, बिकॉज ऑब्जेक्शंस आने लगी थी वेरियस स्टेक होल्डर से। तो ये डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। चेंज ऑफ माइंडसेट नीडेड इन लोअर जुडिशरी टू इनकरेज बेल। बेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है, बिकॉज आपको ही पता है कि डिस्पाइट की अंडर ट्रायल्स चलते रहते हैं और अंडर ट्रायल्स चलने के कारण जो व्यक्ति है जो फिलहाल अक्यूज्ड है लेकिन वो ज्यादा समय तक जेल में व्यतीत करता
है ना, डिस्पाइट कि उनके ऊपर आरोप जो है सही साबित नहीं हुए हैं, वो अंडर ट्रायल में है। तो ये आप यूज कर सकते हो कहीं पर भी ऐसे में, अगर जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म्स या फिर जेल रिफॉर्म्स की बात आएगी, प्रिजन रिफॉर्म्स की बात आएंगी, कि जो चेंज ऑफ माइंडसेट है उसकी जरूरत है लोअर जुडिशरी में बेल को इनकरेज करने के लिए, है ना, नॉट जेल फॉर द एक्यूज्ड, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सिलेबस देख लो आप यहाँ पर। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो ये जो सिलेबस है आपका आर्टिकल नंबर 6, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इसके अंतर्गत आएंगी। और देख सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कुछ चिंताएं जाहिर की थी ट्रायल कोर्ट्स के ऊपर, बिकॉज ये जो ट्रायल कोर्ट्स है ये रिलीफ देने में रिलक्टेंस शो करते हैं, डिस्पाइट कि डायरेक्शंस इश्यू की जाती हैं हायर जुडिशरी के द्वारा इवन बाय द सुप्रीम कोर्ट कि भाई साहब बेल को इनकरेज करो, फिर भी रिलक्टेंस शो करती हैं। और आप देख सकते हो लगभग 70% जो प्रिजन इनमेट्स हैं यानी कि प्रिजनर्स जो हैं वो अंडर ट्रायल्स फेस कर रहे हैं, है ना। और इस अंडर ट्रायल्स में उनका जो ट्रायल है वो टाइमली वे में कंप्लीट नहीं होता है, और टाइमली वे में कंप्लीट न होने के कारण उनको लंबे समय तक जेल में रखा जाता है, जिसके कारण ओवर क्राउडिंग की समस्या, मेडिकल अटेंशन भी डिले हो जाती है, यानी कि भीड़ बढ़ने से जाहिर सी बात है ना, जो केयर, जो मेडिकल फैसिलिटीज व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, तो मेडिकल अटेंशन डिले हो जाती है, बहुत सारी प्रकार की बीमारियां हो जाती है, अनहाइजीनिक कंडीशन जो है जेल में बन जाता है, माल न्यूट्रिशन की समस्या भी आ जाती है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अरेस्ट है वो रूटीन मैनर में नहीं किए जाने चाहिए अगर एक्यूज्ड जो है प्रोब में, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन कर रहा है ना। एंड सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में गाइडलाइन भी इश्यू की थी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस के लिए। तो देख सकते हो कैटेगरी ए ऑफेंस, कैटेगरी बी, सी, डी, ये सब कैटेगरी ऑफ ऑफेंस है, ऑफेंसेस के नाम है और क्राइटेरिया फॉर बेल क्या है वो भी देखेंगे। तो कैटेगरी ए में आप देख सकते हो अगर ऑफेंस पनिशेबल है जिसमें इम्प्रिजनमेंट 7 साल या फिर उससे कम की सजा है, तो बेसिकली एक्यूज्ड को यानी कि जो आरोपित है उसको ऑर्डिनरी समन्स यानी कि समन मतलब बुलावट जारी की जाएंगी, इश्यू की जाएंगी कि आप आओ, अपियर हो अपने लॉयर के साथ जब आपके ऊपर चार्जशीट फाइल की जाएंगी। एंड अगर कोई अपीयरेंस नहीं होता है उस एक्यूज्ड का, तब जाके पहली बात तो फर्स्ट बेलेबल वारंट इश्यू किया जाएगा, बाद में जाके नॉन बेलेबल वारंट इश्यू किया जाएगा। और फिर कैटेगरी बी ऑफेंस में आप देख सकते हो वैसे ऑफेंस जिसमें डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर्स का प्रोविजन है, तो बेल एप्लीकेशन मेरिट बेसिस पर डिसाइड होगी, ठीक है, एक्यूज्ड के जो मेरिट बेस है उसके ऊपर। एंड इसमें भी आपका अपीयरेंस होना है एक्यूज्ड को। जो कैटेगरी सी है आप देख सकते हो पनिशेबल अंडर द स्पेशल एक्ट, जिसमें आपके स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है बेल के, जैसे एनडीपीएस है, पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, यूएपीए एक्ट है ना। तो ये जो आपका क्राइटेरिया होगा बेल का, वो वैसे तो बीएनडी जो क्राइटेरिया है वो फॉलो किया ही जाएगा, साथ ही साथ एडिशनल कंडीशन भी होंगी कंप्लायंस का, स्पेसिफिक लॉ के अंतर्गत जो कंप्लायंस या प्रोविजंस डाली गई होंगी। एंड डी में आप देख सकते हो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विच इज नॉट कवर्ड बाय द स्पेशल एक्ट, तो इसके तहत जो बेल एप्लीकेशन है वो मेरिट बेसिस पर डिसाइड होगा ऑन द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड इन द कोर्ट। तो आप देख सकते हो कैटेगरी बी और कैटेगरी डी के लिए दोनों सेम क्राइटेरिया है फॉर बेल के लिए। एक छोटा सा आर्टिकल आप राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में जान लो, है ना। राइट टू बी फॉरगेटन का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात करें कि आप जो है एक वेबसाइट एक्सेस करते हो जहां पर आप सारी इंफॉर्मेशन डालते हो, है ना, और फिर वो इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के पास या उस कंपनी के पास चली जाती है ना। और जब आपका काम हो जाता है ना, सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, तब भी वो इंफॉर्मेशन पड़ा रहता है दूसरे के सर्वर में। तो ऐसे में उसका कभी ना कभी हो सकता है कि ब्रीच कर लिया जाए, कभी ना कभी उसको विदाउट परमिशन एक्सेस कर लिया जाए, है ना। तो इसीलिए राइट टू बी फॉरगेटन का जो सिद्धांत है कि भाई साहब अगर काम खत्म हो गया तो उस डाटा को मिटा दो, है ना, ये प्रोविजन निकल कर आ रही है। और सेंटर ने इन्फॉर्म किया है दिल्ली हाई कोर्ट को कि जो आपका पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है ना, इसमें राइट टू बी फॉरगॉटन से रिलेटेड प्रोविजन है। और सेंटर ने यह भी कहा है कि जो राइट टू बी फॉरगेटन है ये आपका राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है जो सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में बताया भी था,
एंड ये जो आपका राइट टू बी फॉरगेटन है, ये इवॉल्विंग कंसेप्ट है भारत में, जहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो इंफॉर्मेशन को रिमूव करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं ऑनलाइन पोस्ट जो उन्होंने किया होगा, जिसमें हो सकता है कोई एम्बैरेसिंग पिक्चर हो, वीडियोज हो, न्यूज आर्टिकल्स हो मेंशनिंग देम। एंड सिग्निफिकेंस यही है कि इट प्रोटेक्ट ऑटोनॉमी एंड राइट टू प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल, और वुमेन के इंटरेस्ट को भी प्रमोट करता है ऑन द इंटरनेट। जैसे फॉर एग्जांपल हैरेसमेंट कम हो सकेंगे, थ्रेट कम हो सकेंगे, एंड अवॉइड द सोशल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन एज वेल। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया डिटेल से फ्रेंड, होप यू लाइक इट। एंड अगर आप लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ये थोड़ा सा मैप वाला देख लेना आप, ग्वादर पोर्ट है ना, फिलीपींस, ये जो लोकेशन है थोड़ा सा आप इसको अच्छे से देख लेना। फिलीपींस का कैपिटल मनीला है, एंड ग्वादर पोर्ट तो आपको ही पता है कि आपका पाकिस्तान में है, चाइना की मदद से वो डेवलप हो रहा है। और फिलीपींस न्यूज इसमें ले बिकॉज टाइफून राय जो है वो फिलीपींस को हिट कर सकती है, ठीक है। एंड सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।